वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 507 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके लिए काफ़ी ईजी रहे। सो फ्लो चार्ट की अगर हम बात करते हैं, सो ये जो है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो सीक्वेंस होता है ऑपरेशंस का, जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। सो डेटा फ्लो डायग्राम की बात करें, सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो फ्लो होता है डेटा के, इसी वजह से इसको डेटा फ्लो डायग्राम कहा जाता है। और जो फ्लो ऑफ डेटा होता है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, और जो पर्पस है डेटा फ्लो डायग्राम का वो होता है कि प्रोवाइड करना एक लिंकिंग ब्रिज, एक ब्रिज जो होता है किसके दरमियान, यूज़र्स के दरमियान और जो सिस्टम डेवलपर होते हैं इन दोनों के दरमियान। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करें, सो ये जो है डेटा मॉडल या फिर डायग्राम होती है हाई लेवल डिस्क्रिप्शन के लिए कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल की, और ये प्रोवाइड करती है ग्राफिकल नोटेशन जो है रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के डेटा मॉडल जो है इन द फॉर्म्स ऑफ जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है उसकी फॉर्म के अंदर। एंटिटी की बात करें, सो ये जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जिस्ट करता है और डिस्टिंग्विशेबल होता है जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे, और एंटिटी को डिस्क्राइब किया जाता है यूज़ करते हुए एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। और रिलेशनशिप्स की हम बात करें, सो ये जो एक एसोसिएशन होती है एंटिटीज़ के दरमियान, और जो वो रिलेशनशिप होना चाहिए एक दो एंटिटीज़ के दरमियान। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक टेक्निकल टूल होता है जिसका जो है वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ सिंबल भी होता है, और पर्पस जो होता है इन तमाम के पीछे वो होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना यूज़ ऑफ टेक्निक के अंदर, जो वेरिड सिचुएशन होती हैं उनके अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन की हम बात करें, सो जो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन का फोकस करता है प्रॉब्लम्स के ऊपर इन टर्म्स ऑफ क्लासेस और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये कॉन्सेप्ट कंबाइन करता है एस्पेक्ट जो है दोनों के, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम और जो डेटा फ्लो डायग्राम्स हैं उन दोनों के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की बात करें, सो जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उसके अंदर डिस्कवरी करना, मॉडल करना, स्पेसिफिकेशन और जो इवैल्यूएशन होती है रिक्वायरमेंट्स की। और एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है एक एब्स्ट्रैक्शन के तौर पे किसी चीज़ की एक प्रॉब्लम डोमेन में, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कैपेबिलिटीज़ जो सिस्टम की, कि रखा जाए इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, इंटरेक्ट किया जाए उसके साथ, या फिर दोनों भी है। क्लासेस की बात करें, तो पर्पस जो होता है क्लासेस का स्पेसिफाई करना होता है क्लासिफिकेशन जो है ऑब्जेक्ट्स की, और स्पेसिफाई करना होता है फीचर जो कि करेक्टराइज करता है स्ट्रक्चर और जो बिहेवियर होता है उन ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट की बात करें, सो एक कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन या कोई भी चीज़ जो कि क्रिस्प बाउंड्रीज के साथ है और मीनिंग जो होती है प्रॉब्लम की एट हैंड। ऑब्जेक्ट सर्व करता है दो पर्पसेस, और ये प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड की, और प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकल बेसिस जो है कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स की हम बात करें, सो एट्रीब्यूट्स करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस की, और मेथड जो है वो ऑपरेशन होते हैं जो कि रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट या क्लास के साथ। इनकैप्सुलेशन की बात करें, इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन हाइडिंग। और व्हाट इज़ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की हम बात करें, री इंजीनियरिंग जो है वो फंडामेंटल रीथिंकिंग और रीडिज़ाइन होती है बिजनेस प्रोसेसेस की, ताकि अचीव किया जाता है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट जो है क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर के अंदर परफॉर्मेंस के, जैसे कि कॉस्ट हो गई, क्वालिटी हो गई, सर्विस हो गई, स्पीड वगैरह हो जाती है। इफ़ेक्टिवनेस की बात करें, तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब इससे मुराद ये होती है कि कितना अफेक्टिव जो है वो तरीका है जिसके अंदर प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो ऑफ़र की जाती है कस्टमर्स को। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो एक बिजनेस टर्म होती है, एक एलिमेंट के लिए जो कि ज़रूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या प्रोजेक्ट के लिए कि अचीव किया जाए उसका मिशन। सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की हम बात करें, सो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है एक कंप्यूटर के अंदर, या फिर जो क्लस्टर ऑफ क्लाउड कंप्यूटर होता है एक सिंगल लोकेशन में। और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से मुराद कोई भी जो है वो वैरायटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की जो कि यूज़ करती है एक से ज़्यादा कंप्यूटर या प्रोसेसर के रन किया जाए एक एप्लीकेशन को। वेब बेस्ड एनवायरनमेंट की हम बात करें, टिपिकली तौर पे इससे मुराद क्या होता है कि यूज़ करना इंटरनेट का, वेब का, इंटरनेट का, ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन का ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए। इंटरनेट की हम बात करें, सो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है नेटवर्क्स का जो कि कनेक्ट करता है ज़ाहिर बात है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, और TCP या IP प्रोटोकॉल के ज़रिए। और देखते हैं कि आप इंटरनेट के ज़रिए असल में होते क्या हैं कि पूरी दुनिया से इस तरह से जुड़े हुए कि तमाम जो नेटवर्क्स होते हैं उन तमाम नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसी वजह से हम इंटरनेट के ज़रिए दुनिया से जुड़ जाते हैं।
और इंटरनेट टेक्नोलॉजिकल सक्सेस डिपेंड करती है उसके प्रिंसिपल कम्युनिकेशन टूल्स के ऊपर, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, टीसीपी जिसको कहा जाता है, और आईपी जो कि बहुत कॉमन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं, आईपी एड्रेस होता है। सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिव मैनेजमेंट की जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे तमाम यूज़र को एक सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट जिसमें इंफॉर्मेशन उनकी जाहिर बात है सिक्योर रहे। और स्कोप ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, ये अप्लाई किया जा रहा है तमाम इन्फॉर्मेशन को। सिक्योरिटी जो रिलेट करती है प्रोटेक्शन के साथ जो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, ताकि लॉस से बचा जाए, डिस्क्लोजर से या फिर जो डैमेज है उससे। सिक्योरिटी प्रोग्राम की हम बात करें तो ये सीरीज़ होती है ऑन गोइंग रेगुलर पीरियोडिक रिव्यूज़ की, यानी कि चलते हुए होता है, यानी कि ये नहीं होता कि एक बार हो गया, नहीं बार बार, यानी कि और इनको किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो एसेट्स एसोसिएट होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन के साथ, उनको मतलब जाहिर बात है सेफ गार्ड किया जाए एडुकेटली तौर पर। फिजिकल थ्रेट की बात करें, इससे मुराद जाहिर बात है डैमेज होता है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डैमेज हो जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसको हम फिजिकल थ्रेट कहेंगे। और कंट्रोल एनालिसिस की बात करें तो जो गोल होता है इस स्टेप का, वो एनालाइज करना होता है कंट्रोल जिनको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, या फिर ये कि उनका प्लान होना इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि मिनिमाइज़ किया जाए या एलिमिनेट किया जाए लाइकलीहुड जो है अकरेंस जो है थ्रेट की। रिस्क अजम्पशन की बात करें तो एक्सेप्ट करने के लिए पोटेंशियल रिस्क और कंटिन्यू ऑपरेट करना आईटी सिस्टम, या फिर ये इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल जो लोअर करने के लिए रिस्क जो है एक्सेप्टेबल लेवल तक। और रिस्क अवॉइडेंस की बात करें तो अवॉइड करने के लिए रिस्क जो है वो एलिमिनेट किया जाता है रिस्क को कॉज, और जैसे कि फॉरगो करना सर्टेन फंक्शंस जो सिस्टम के, शट डाउन करना सिस्टम जब रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं। कंट्रोल एडजस्टमेंट की हम बात करें सो ये जो फेज़ होता है इसमें क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है कि क्या कंट्रोल जो है वो उनको डिज़ाइन किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, फिर ऑपरेट, और जो कॉस्ट होती है डिवाइस करने की कंट्रोल एक्सीड नहीं करना चाहिए एक्सपेक्टेड पोटेंशियल बेनिफिट से, जो कि इन्हेंस किया जा रहा है, और जो पोटेंशियल लॉस जो है अवॉइड हो रहा है। अब जो आईटी गाइडलाइन है सिक्योरिटी इशू के ऊपर आईफिक स्टेट्स की तरफ से, सो डिफरेंट लेवल्स और जो टाइप ऑफ सिक्योरिटी है वो रिक्वायर्ड हो सकती है एड्रेस करने के लिए रिस्क जो होते हैं इन्फॉर्मेशन के, और सिक्योरिटी लेवल और जो एसोसिएटेड कॉस्ट है उसको लाजमी तौर पर कंपैटिबल होना चाहिए जो वैल्यू है इन्फॉर्मेशन की उसके साथ। वायरसेस की हम बात करें तो जाहिर बात है वायरसेस काफ़ी कॉमन चीज़ है, कंप्यूटर वायरस या फिर इवन के अब तो फ़ोन में भी आता है। सो अब ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इन्फेक्ट कर देते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को वायरस इन्फेक्ट करते हैं इसी तरह से कंप्यूटर या फ़ोन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं ये। और वायरसेस की भी टाइप में बूट सेक्टर वायरस होते हैं। सो बूट सेक्टर वायरस जो है वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि बूट सेक्टर जो है वो हेल्प करता है, बूट सेक्टर हेल्प करता है, बूट की वजह से स्टार्ट होता है कंप्यूटर। और अगर बूट सेक्टर इन्फेक्ट हो जाता है सो फिर वायरस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ओवरराइटिंग वायरसेस होते हैं, इसका नाम यही बताता है कि ये अपने आप को ओवरराइट करता है, अपने आप को नहीं करता बल्कि जितने भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर फाइल जो इसने इन्फेक्ट किए होते हैं उनको खुद से जो है वो ओवरराइट कर रहा होता है, और जो इन्फेक्टेड फाइल होती है वो फंक्शन नहीं कर सकती। ड्रॉपर की बात करें, एक प्रोग्राम है ना कि वायरस है, ये इंस्टॉल करता है वायरस जो है पीसी के ऊपर जब परफॉर्म किया जा रहा है दूसरा फंक्शन। इसके अलावा ट्रोजन हॉर्स है जो कि एक मेलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि डिस्कस्ड है और एम्बेड होता है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर। स्कैनर की हम बात करें, ये क्या करते हैं, स्कैन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी भी वायरस बेस्ड के लिए वायरस के ऊपर जो उनमें होते हैं, और हर वायरस का एक डिफरेंट बिट पैटर्न होता है। ये यूनिक बिट पैटर्न जो है एक्ट करते हैं एज एन आइडेंटिटी वायरस के लिए। हैकर्स की बात करें सो हैकर्स एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो क्या करता है कि इन्वेड करता है प्राइवेसी जो है सिस्टम्स के। और क्रैकर होते हैं, ये भी हैकर ही होते हैं लेकिन ये ज़्यादा मेलिशियस होते हैं इन नेचर। इनका प्राइमरी पर्पज़ या इंटेंट क्या होती है कि क्राइम करना अपने एक्शन से, कुछ पर्सनल गेन के लिए या फिर सेटिस्फेक्शन के लिए। पासवर्ड्स की हम बात करें तो हर कोई पासवर्ड यूज़ करता है, ये सीक्रेट करेक्टर स्ट्रिंग होती है, जाहिर बात है सीक्रेट करेक्टर्स होते हैं। आपके जो भी पासवर्ड है ये आपके लिए होता है, जाहिर बात है सीक्रेट होता है, या फिर कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए पासवर्ड होता है। कहीं पर ऐसा भी होता है कि ग्रुप के दरमियान वो पासवर्ड सीक्रेट रहता है। सो ये सीक्रेट करेक्टर स्ट्रिंग होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है जाहिर बात है लॉग ऑन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। फायरवॉल की हम बात करते हैं सो ये प्राइमरी मेथड होता है कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए इंट्रूडर्स से।
एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो ये कंट्रोल जो होते हैं स्टैब्लिश करते हैं इंटरफेस बिटवीन दी वुड बी द यूज़र ऑफ, जो यूज़र होंगे कंप्यूटर सिस्टम के और कंप्यूटर जो खुद है उनके दरमियान। क्रिप्टोग्राफी की बात करें, लिटरल मीनिंग्स, लिटरल टर्म्स में क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है साइंस जो है कोडेड राइटिंग की, और ये जो सिक्योरिटी सेफगार्ड होता है रेंडर करने के लिए इन्फॉर्मेशन अनइंटेलिजिबल, और जो अगर ऑथोराइज इंडिविजुअल इंटरसेप्ट करें ट्रांसमिशन को। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो ये प्रोसेस होता है मेजर करने का या असेस करने का रिस्क, और फिर डेवलप करना स्ट्रेटजीज ताकि मैनेज किया जाए रिस्क को। फोकल पॉइंट की बात करें, कॉर्पोरेट लेवल फैसिलिटेटर जो है वो सर्व कर सकता है एज अ फोकल पॉइंट जो असेसमेंट के लिए थ्रू आउट द कंपनी। वल्नरेबिलिटी के असेसमेंट की हम बात करें, एक वीकनेस होती है जो कि एक्सीडेंटली तौर पर ट्रिगर हो सकती है या फिर इंटेंशनली तौर पर एक्सप्लॉइट हो सकती है। इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करें, ये फेस डिटरमाइन करता है जो एडवर्स इम्पैक्ट है जो कि नतीजा होता है सक्सेसफुल थ्रेट एक्सरसाइज के जरिए वल्नरेबिलिटी की। रिस्क डिटर्मिनेशन की बात करें, जो पर्पस है इस स्टेप का वो असेस करना होता है लेवल ऑफ रिस्क जो है आईटी सिस्टम का। और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो जब कंट्रोल जो है मैनेज करने के लिए रिस्क वो डिवाइस हो चुका है, रिपोर्ट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, जो नेक्स्ट फेस होता है वो प्रिपेयर करना होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके बाद ये कि जो मैनेज करना कंपनी का रिस्क वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस जो है वो हासिल हो रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेब की हम बात करें तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसको डिज़ाइन किया जाता है सोलली तौर पर एड्रेस करने के लिए और राउटिंग के लिए जो डेटा पैकेट्स होते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आज के दौर में बहुत कॉमन चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स हम कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन जो है वो ख़रीदा जा सकता है प्रोडक्ट्स को। सो ये डिस्क्राइब करता है बाय सेलिंग और एक्सचेंजिंग होना प्रोडक्ट सर्विस की और इन्फॉर्मेशन की कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए, और जाहिर बात है प्राइमरीली तौर पर इंटरनेट के जरिए किया जाता है। बिजनेस टू कंज्यूमर की हम बात करें, B2C जिसको हम कहते हैं, सो तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं फिजिकल शॉपिंग एक्सपीरियंस के वो प्रेजेंट होते हैं B2C मॉडल के अंदर। और एक स्टोर होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एक वेबसाइट से जो कि जाना जाता है स्टोर फ्रंट्स के तौर पर, और पोटेंशियल कस्टमर ब्राउज करते हैं स्टोर फ्रंट को यूज़ करते हुए वेब ब्राउज़र, और अगर वो लाइक करते हैं प्रोडक्ट को वो सिलेक्ट करते हैं उसको ऐड करते हुए उसको आपके शॉपिंग कार्ट में। बिजनेस टू बिजनेस की बात करें, B2B मॉडल की, ये जो मॉडल होता है ई कॉमर्स के लिए जहाँ पर बिजनेसेस करते हैं कॉमर्स खुद के दरमियान इंटरनेट या इंट्रानेट के ज़रिए भी। और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिसको EDI कहते हैं कि सेट होता है स्टैंडर्ड्स का स्ट्रक्चर करने के लिए इन्फॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर एक्सचेंज होगी दरमियान में बिजनेसेस के या बिजनेसेस के अंदर, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंटिटीज़ और जो दूसरी ग्रुप्स हैं इन तमाम के दरमियान या इनके अंदर। और बिजनेस टू एम्प्लॉय की बात करें, कंपनी जो है वो फाइंड कर रही है बहुत से तरीके के वो करें बिजनेस अपने खुद के एम्प्लॉय के साथ इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर भी, और वो डिसेमिनेट करती है इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयज़ को इंट्रानेट के जरिए। अब आप देखते हैं कि कंपनीज जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए वो इंट्रानेट या इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर की हम बात करें तो एक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो यूज़ करें इंटरनेट, किस लिए, ताकि वो बिज़नेस कर सकें या फिर दूसरों के साथ कोलैबोरेट जो है वो कर सकें। ई गवर्नमेंट की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं या डिजिटल गवर्नमेंट या ऑनलाइन गवर्नमेंट हम कहते हैं। अब इस टर्म से मुराद क्या है कि गवर्नमेंट का जो यूज़ है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट भी जो है जाहिर बात है आज के दौर में ज़्यादातर गवर्नमेंट्स को हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। सो ये किया जाता है ताकि एक्सचेंज किया जाए इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज अपने सिटीजन्स के साथ, बिजनेसेस के साथ, और जो दूसरे आर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट टू सिटीज़न होता है कि इसमें जो है वो क्या आता है कि ऑनलाइन नॉन कमर्शियल इंट्रैक्शन होता है, जिसमें कमर्शियली तौर पे नहीं होता कोई भी। नॉन कमर्शियल इंट्रैक्शन होता है लोकल और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान और इवन के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के दरमियान भी। ई लर्निंग की हम बात करें सो ये जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है इन्फॉर्मेशन की, और पर्पस क्या होता है इसका, एजुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज मैनेजमेंट या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी होता है। एम कॉमर्स की हम बात करें सो ई कॉमर्स तो आपको बता दिया गया कि ई कॉमर्स क्या है, लेकिन अब एम कॉमर्स जो है वो मोबाइल कॉमर्स है। इससे मुराद जो है वो क्या है कि ई कॉमर्स को किया जाए वायरलेस डिवाइसेस के ज़रिए, कोई भी वायरलेस डिवाइस के ज़रिए अगर हम ई कॉमर्स को हम करते हैं, चाहे वो फ़ोन है, टैबलेट है या लैपटॉप वगैरह, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और लीगल रिस्क की हम बात करते हैं सो मैनेजमेंट जो होती है कि एंटरप्राइज़ की वो रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर करने के लिए कि ई बिज़नेस ऑपरेशंस जो है वो किए जाते हैं कंप्लाइंस के अंदर, जो कि एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक यानी कि, और रेगुलेशंस के मुताबिक। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट की जा सकती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि कनेक्ट करना एग्जिस्टिंग मॉड्यूल या सिस्टम, यूज़ करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ERP सॉफ्टवेयर को यूज़ करना। कंपोनेंट जो है सप्लाई चेन के, उसके अगर हम बात करें तो अब स्ट्रीम सप्लाई चेन सेगमेंट की हम बात करें, इसमें शामिल होता है ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट ईयर सप्लायर्स,
और जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो हैं परचेजिंग और शिपिंग। इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट की हम बात करें, इसमें शामिल होते हैं प्रोसेस के ट्रांसफॉर्म किया जाए, इनपुट आउटपुट को यानी कि आउटपुट तक ट्रांसफ़र किया जाए, इनपुट को आउटपुट में। डाउन स्ट्रीम सप्लाई चेन सेगमेंट के अंदर शामिल है डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिलीवरी करना कस्टमर को फाइनल जो कंजम्पशन होती है प्रोडक्ट की। ERP सॉफ्टवेयर की बात करें जो कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक इंडस्ट्री टर्म होती है ब्रॉड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जिसको सपोर्ट किया जाता है मल्टी मॉड्यूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए, जो कि हेल्प करता है मैन्युफैक्चरर या दूसरे बिजनेसेस को कि मैनेज करें वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसके बिजनेस के, जिसमें शामिल है प्रोडक्ट प्लानिंग, पार्ट्स परचेजिंग, मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज, इंटरेक्टिंग करना सप्लाई के साथ, प्रोवाइड करना कस्टमर सर्विस और ट्रैकिंग करना ऑर्डर्स को। अब ERP और CRM की हम बात करें तो कस्टमर जो है वो बन चुका है क्रिटिकल इंपॉर्टेंस उसकी बन चुकी है आज के दौर में। अगर हम मॉडर्न बिजनेस की बात करें, कस्टमर जो है वो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस उसकी बन चुकी है, और स्पेशली जब से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जारी बात है कॉमन हुआ है तो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बन चुकी है। पहले दौर में क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस होता था इस चीज़ के ऊपर कि हाउ मच हैव बीन सोल्ड, कितना जो है वो बेचा जा चुका है, व्हाट हैव बीन प्रोड्यूस, लेकिन अब जो फोकस है वो काफ़ी जो है वो डिफरेंट है। सो फोकस जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कस्टमर्स की, और मार्केटिंग के अंदर भी असल में यही चीज़ है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, प्रोवाइड किया जाए क्वालिटी सर्विसेज और जो क्विकनेस रिस्पॉन्स है कस्टमर की क्वायरीज़ का, जो भी कस्टमर की सबसे तरफ से क्वायरीज आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको जल्द से जल्द जो है वो रिस्पॉन्ड दिया जाए, उनको हल किया जाए। एनालिसिस होता है कस्टमर डेटा का, पर्सनल हैबिट्स की जो वो स्पेंड करते हैं, ये भी क्रिटिकल एलिमेंट होता है सक्सेसफुल बिजनेस का। और ERP के पास जो है वो ये यूनिक का पोटेंशियल है कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी जो है कस्टमर हैंडलिंग की। चेंज मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, सो चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्लान करना, इनिशिएट करना, रियलाइज़ करना, कंट्रोल करना, फाइनली स्टेबलाइज करना चेंज प्रोसेसेस जो है दोनों के ऊपर, कॉर्पोरेट और पर्सनल लेवल के ऊपर भी। और टाइप ऑफ चेंज की हम बात करते हैं, सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ये जो है ज़्यादा ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी अप्रोच है चेंज के लिए। री इंजीनियरिंग होती है जो कि जाना जाता है कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर भी। चेंज मैनेजमेंट फेसेस को क्लासीफाई किया जा सकता है अल्टरनेटिव वे में। पहले अनफ्रीज किया जाता है, चेंज करने के लिए अनफ्रीज प्रिपेयर किया जाएगा एक सिचुएशन के लिए कि चेंज किया जाए, डिसकन्फर्म करते हुए एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स और बिहेवियर को, फिर चेंज किया जाएगा, एक्शन लिए जाएंगे ताकि मोटिवाई भी किया जाए सिचुएशन को अल्टर करते हुए, टारगेट्स को चेंज किया, और फिर रीफ्रीज किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, और इवेंचुअली तो पे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा चेंज को। मीनिंग्स ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करते हैं जिसको हम अखलाकियात कहते हैं उर्दू में, सो एथिक्स जो है वो मॉरल चॉइसेस होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स की तरफ से होती है जो पूरी कम्युनिटी है उसके मुकाबले में, उससे एक्चुअली रिलेशन में। सो ये जो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर का स्टैंडर्ड होता है और रूल्स होता है। अब जो भी चीज़ एथिकल होगी वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर उसको कंसिडर किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड होगा कि ये जो है ये स्टैंडर्ड है एक्सेप्टेबल बिहेवियर का, सो उसको एथिकल कंसिडर किया जाएगा, और जो अनएथिकल होगी उसको जाहिर बात है एक्सेप्टेबल बिहेवियर के स्टैंडर्ड से बिलो कंसिडर किया जाएगा। डेटा प्रोफाइलिंग की हम बात करें तो डेटा जो वो कलेक्ट किया जाता है ईच ऑफ अस, हम में से हर एक से फ्रीक्वेंटली जो है बगैर हमारी या तो इजाज़त के और बगैर हमारी जो है वो इस हिसाब से भी कि हमें पता भी ना हो। सो हम जो है वो पे करते हैं बिल्स को क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी, कई सारे लोग करते हैं जाहिर बात है, और जो है जाहिर बात है छोड़ देते हैं डेटा ट्रेल जिसके अंदर परचेजिंग अमाउंट है, परचेज टाइप है, डेटा है और टाइम है। और डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है जब हम पे करते हैं बाय चेक भी। सो इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आपके सामने जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो पहले ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सी जो है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो है उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ना उसको इंटरप्रेट किया गया, ना कंडेंस किया गया, ना इवेल्यूट किया गया, और दूसरे राइटर्स की तरफ से वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कहलाई जाती है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा जो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि डिवाइड करती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर और ज़्यादा इजीली मैनेज सेगमेंट्स के अंदर, वो कहलाता है SDLC कहते हैं। उसके बाद ये कि जो बेसिक पर्पस होता है सेटअप करने के पीछे सिस्टम्स और प्रोसीजर, वो क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करना, ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो अलाउ करता है मैनेजर्स को कि वेरीफाई करे सक्सेसफुल कंप्लीशन जो होती है प्रोजेक्ट फेसिस की, इससे पहले कि एलोकेट किया जाए रिसोर्सेज सब्सिक्वेंट फेसिस को, वो होता है सेगमेंटिक प्रोजेक्ट्स इसका आंसर है। उसके बाद एक डैश जो है वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि इलस्ट्रेट करता है कंपोनेंट्स या रिलेशनशिप जो एक फिनोमेना के और वो कहलाया जाता है मॉडल, वो है एब्स्ट्रैक्ट इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि एक स्ट्रक्चर जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स
कॉपरेट करते हैं सिस्टमेटिकली तौर पे कि वो बिज़नेस करें, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको कहा जाता है। उसके बाद ये कि ट्राइंग टू फिट पीपल, लोगों को फिट करना, और ट्राइंग टू फिट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन होना इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ये जो है मेजर रीज़न होता है किसके लिए, फेलियर के लिए। और क्वालिटी मेंटेनेंस जो है एक इशू है जो कि रिक्वायर करता है स्ट्रक्चर्ड रिपोर्टिंग, ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली जो है एक फैमिली ओनरशिप होती है जिसको रन करते हैं कौन कौन, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, जिसके अंदर फादर एंड सन भी आया था और ब्रदर्स भी आ जाता है, सो ए एंड बी बहुत है। और उसके बाद ये कि डैश जो है हमें बताता है कि इन्वेंट्री जो कि मैन्युफैक्चर्ड हुई या फिर एक्वायर्ड हुई तभी जब उसकी ज़रूरत आई, वो होता है JIT यानी कि जस्ट इन टाइम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है उसको कंक्लूड किया जाता है रेकमेंड करते हुए एक मॉनिटरिंग और जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो है प्लानिंग, सो प्लानिंग इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि जो प्रैक्टिस है चेक करने के लिए इम्पैक्ट जो होता है चेंज का अजम्पशन के अंदर प्रपोज सोल्यूशन के ऊपर, उसको कैरी आउट किया जाता है कौन से एनालिसिस के ज़रिए, व्हाट इफ एनालिसिस के ज़रिए। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा व्यू जो है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि देखता है ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कॉम्बिनेशन के तौर पर प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप्स का, जिनकी इंफॉर्मेशन जो है नीड्स वो रिलेटेड है लेकिन इंडिपेंडेंट होती है, वो है OIS इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, वो है स्टॉक है वो। और उसके बाद ये कि एक स्ट्रक्चर जिसके जरिए इंडिविजुअल जो है वो कॉपरेट करते हैं सिस्टमेटिकली तौर पे कि वो बिज़नेस करें, वो खिलाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, ये बात जो है वो ट्रू है। उसका ये कि लोगों को फिट करना एंड ऑर्गेनाइजेशन इनटू, अच्छा ये जो है दोबारा आ गया फेलियर वाला। और उसका ये कि डैश मॉडल, कौन से मॉडल के अंदर सॉफ्टवेयर को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि एक बिल्डिंग बनाई जाती है स्टेप बाय स्टेप, वो होता है इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर, इंक्रीमेंटल मॉडल में। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो कौन सा व्यू जो है वो देता है क्विक अंडरस्टैंडिंग जो है बिजनेस प्रोसेसेस और फ्लो की, वो डायग्रामेटिक होता है। और उसके बाद ये कि ERD शो करता है एक रिलेशन जो है एंटिटीज़ के दरमियान, किस तरह का रिलेशन, प्राइमरी यानी कि। और उसके बाद ये कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्ट होती है अनऑथराइज्ड जो मॉडिफिकेशन है उसके अगेंस्ट, ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि जो पर्पस है डेटा फ्लो डायग्राम का वो प्रोवाइड करना होता है डैश, क्या प्रोवाइड करना होता है, लिंकिंग ब्रिज प्रोवाइड करना होता है यूजर्स और सिस्टम डेवलपर के दरमियान, ये बात पीछे भी आ चुकी है। और जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स हैं यूज़ करते हैं कौन सी टर्म्स, तमाम जितनी भी टर्म्स हैं जिसके अंदर अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाती है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है CSF की, वो है टेक्निकल CSFs, बाकी इंडस्ट्री CSFs है, एनवायरमेंटल CSFs और टेम्परल CSFs आ जाता है। और उसके बाद ये जो स्टडी है बिजनेस प्रॉब्लम डोमेन की यूज़ की जाती है रेकमेंड करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स और स्पेसिफाई करना बिजनेस रिक्वायरमेंट सोल्यूशन के लिए, वो खिलाया जाता है। इनमें से क्या, सिस्टम एनालिसिस इज द आंसर है यार। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस डैश सिस्टम कैन बी यूज, इसको यूज़ किया जा सकता है स्टिमुलेट करने के लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है हर जो अल्टरनेटिव जनरेटेड है वो है DSS, सो DSS इसका आंसर है। उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन डैश इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, वो है स्टॉक इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। उसके आगे जो फैक्टर्स हैं डैश के, वो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं रिड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके आगे इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको रैंक किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिटीज इट हैज़, जो उसके पास क्वालिटीज़ है, जो क्वालिटीज़ है उसके मुताबिक उसको रैंक किया जा सकता है, ये बात जो है वो ट्रू है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।